14 फरवरी 2019 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब भारत की आत्मा कुछ पलों के लिए थम गई। उस सुबह कश्मीर की हवा में कोई असामान्य हलचल नहीं थी। सड़कें सामान्य थी, आसमान शांत था और जिंदगी रोज की तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतिहास अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है और जब अपनी मौजूदगी दर्ज करता है तो पीढ़ियों के लिए घाव छोड़ जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। ये कोई युद्ध मिशन नहीं था, ये कोई घेराबंदी नहीं थी, ये सिर्फ जवानों की आवाजाही थी। जवान जो छुट्टी से लौट रहे थे, जवान जो अपने परिवारों से मिलकर आए थे, जवान जिनकी जेब में बच्चों की तस्वीरें थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तस्वीरें जल्द ही तिरंगे से ढके ताबूतों के ऊपर रखी जाएंगी। काफिले में दर्जनों बसें थी, हर बस में 30 से 40 जवान। सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन खतरा कहीं और से आ रहा था, क्योंकि जिस दुश्मन की तलाश बंदूक से की जाती है वो सामने नहीं आता, वो इंतजार करता है। और फिर दोपहर के करीब 3 बजे एक सफेद एसयूवी, तेज रफ्तार, बिना नंबर प्लेट, वो गाड़ी काफिले के बहुत करीब थी, बहुत ज्यादा करीब। किसी को संभलने का समय नहीं मिला। फिर एक विस्फोट, इतना जोरदार कि सड़क के टुकड़े हवा में उड़ गए, बस के परखच्चे उड़ गए और चीखें, हर तरफ सिर्फ चीखें। 43 जवान एक ही पल में शहीद हो गए। ये भारत के इतिहास में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। देश को खबर लगी, लेकिन शब्द कम पड़ गए। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमक रही थी, लेकिन हर घर में खामोशी थी। माँओं ने अपने बेटे खो दिए, पत्नियों ने अपनी पूरी दुनिया, और बच्चों ने वो बचपन जो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन पुलवामा सिर्फ शोक की कहानी नहीं थी, ये सवालों की कहानी थी। क्योंकि हर बड़े हादसे के पीछे सिर्फ एक हमला नहीं होता, एक व्यवस्था होती है। कुछ घंटों बाद एक वीडियो सामने आता है। एक युवक कैमरे के सामने बैठा हुआ, आंखों में जहर, आवाज में कट्टरता। नाम आदिल अहमद दार, एक स्थानीय कश्मीरी युवक, जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य, वही आत्मघाती हमलावर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मघाती हमलावर अंत नहीं होता, वो सिर्फ आखिरी कड़ी होता है। असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू होती है। आदिल एक आम परिवार में पला बढ़ा था, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई सरहदी आतंकी नहीं। तो फिर आदिल आतंकवादी कैसे बना? किसने उसे चुना? किसने उसे ट्रेन किया? किसने उसे विस्फोटक दिए? और सबसे अहम सवाल, किसने उसे रास्ता दिया? जांच आगे बढ़ती है। पता चलता है कि यह हमला महीनों पहले प्लान किया गया था। एसयूवी में लगभग 300 किलो विस्फोटक था। इतनी बड़ी मात्रा, इतनी आसानी से एक संवेदनशील इलाके में, यह संयोग नहीं हो सकता। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आती है। कुछ इनपुट्स थे, कुछ चेतावनियां थी, काफिले की मूवमेंट पहले से तय थी। तो फिर सुरक्षा चूक कैसे हुई? क्या खतरे को कम आंका गया, या फिर खतरे को देखा ही नहीं गया? इन सवालों के जवाब कभी स्पष्ट नहीं मिले, क्योंकि हर बार जब जवाब करीब आता, कोई नया बयान कहानी बदल देता। फिर अंतर्राष्ट्रीय मोड़ आता है। जैश-ए-मोहम्मद हमले की जिम्मेदारी लेता है। दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर जाती हैं। भारत सबूत पेश करता है, दबाव बनता है। लेकिन कूटनीति में सच अक्सर राजनीति के नीचे दब जाता है। और फिर 26 फरवरी 2019 रात का अंधेरा, आसमान में गड़गड़ाहट, भारतीय वायुसेना एलओसी पार करती है, बालाकोट। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। देश में जोश था, गर्व था, लेकिन सवाल अब भी जिंदा थे। क्या हमले का नेटवर्क टूटा? क्या साजिश की जड़ें खत्म हुई? या फिर सिर्फ एक अध्याय बंद हुआ? मीडिया स्टूडियो गूंजते रहे, डिबेट्स होती रहीं, लेकिन जो सवाल सिस्टम से पूछे जाने थे वो शोर में खो गए। पुलवामा धीरे धीरे ब्रेकिंग न्यूज से आर्काइव बन गया, लेकिन 43 परिवारों के लिए वो कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी जब कोई सीआरपीएफ जवान काफिले में निकलता है तो पुलवामा उसके साथ चलता है, एक चेतावनी की तरह, एक याद की तरह। क्योंकि इतिहास हमें एक ही सबक बार बार देता है, अगर सवाल पूछना बंद कर दिए जाएं, अगर सच से समझौता कर लिया जाए, तो हादसे फिर लौटते हैं। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक आईना था, एक ऐसा आईना जिसमें अगर हमने अपनी कमजोरियां ना देखें
तो अगली कीमत और भारी होगी, क्योंकि शहीद सिर्फ तिरंगे में लिपटते नहीं, वो हमें जवाबदेह बनाकर जाते हैं। पुलवामा को याद रखना केवल श्रद्धांजलि नहीं है, पुलवामा को याद रखना एक जिम्मेदारी है, ताकि अगली बार इतिहास इतनी बेरहमी से खुद को ना दोहराए।